हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ सेलुलर इंजरी, जिसे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी भी बोल सकते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स कोड BP 2040 बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। और इस वीडियो में हम लोग पैथोजेनेसिस ऑफ सेलुलर इंजरी का एक जनरल इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस या इसकी मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सेल इंजरी, उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते। हमने कहा था कि जो हमारी सेल है वो नॉर्मल कंडीशन में जब रहती है तो वो अपनी होम्योस्टेसिस को लगातार मेंटेन करके रखती है, लेकिन किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस या एक्सटर्नल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे बैक्टीरिया है, बर्निंग हो रही है, या किसी केमिकल के प्रेजेंस में या अदर फैक्टर्स के प्रेजेंस में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में बदलाव आ रहा है, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वो सेल इंजरी हो रही है। अब ये जो सेल इंजरी होती है किसी भी नॉर्मल सेल में, वो एक या एक से ज़्यादा इटियोलॉजिकल एजेंट की वजह से हो सकती है, और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में हुई है, थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं जो कि बाद में रिवर्स हो करके वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस प्रकार की इंजरी को रिवर्सिबल इंजरी बोलते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में अगर इंजरी हो गई है जिसमें वापस से नॉर्मल पोजीशन में जाने की व्यवस्था नहीं बचती है, तो उसे हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जो कि सेल डेथ में भी आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी हमारे जो सेल है उस पर जो इंजरी हुई या कोई जो स्ट्रेस पड़ा या जो कोई भी इटियोलॉजिकल एजेंट का अटैक हुआ, तो सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। हमारा सेल जो है कोशिश करता है कुछ एडाप्टेटिव चेंजेस लाने के लिए, जैसे कि सेल अपनी साइज बढ़ा ले, सेल के नंबर्स बढ़ जाएं, और कोशिश करता है कि होम्योस्टेसिस वापस से मेंटेन हो जाए और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। लेकिन कई बार जो है ये हो नहीं पाता, क्योंकि जो एक्सटेंट है एटियोलॉजिक एजेंट का या जो स्ट्रेस का स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सीवियरिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे केस में सेल अपनी जो एबिलिटी होती है रिपेयर करने की वो खो देती है या उससे ऊपर की अवस्था बनती है, और सेल जो है वो डेथ की तरफ या फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ बढ़ जाती है। तो जब भी कोई भी क्या नाम है इंजीरियस स्टिमुलस हमारे सेल के ऊपर अटैक करता है या ऐसी कोई कंडीशन या स्ट्रेस जब सेल के ऊपर पहुंचती है, तो सेलुलर रिस्पांस जनरेट होते हैं। और ये सेलुलर रिस्पांस डिपेंड करते हैं कि किस तरीके की इंजरी हो रही है, टाइप क्या है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने देर के लिए इंजरी हो रही है, कितनी देर के लिए स्ट्रेस जो है वो पड़ रहा है, या फिर क्या उसकी सीवियरिटी है इंजरी की। इन सभी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा सेल जो है वो क्या रिस्पांस जो है वो जनरेट करेगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी टॉक्सिन्स है, कोई भी केमिकल्स हैं, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे बैक्टीरिया इत्यादि, अगर वो थोड़े समय के लिए या लो डोजेज में आ रहे हैं, या फिर जैसे इस्कीमिया हो रही है यानी आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो रुक रुक के आ रही है या इनसफिशिएंट आ रही है, वो थोड़े समय के लिए हो रही है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। यानी कि थोड़े समय बाद जब ये स्ट्रेस कम होता है या हट जाता है तो सेल वापस से नॉर्मल पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स अटैक कर रहे हैं, या फिर लंबे समय के लिए अगर इस्कीमिक इंटरवल्स हो रहा है यानी कि ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लंबे समय तक रुक रही है, तो ऐसे कंडीशन में इरिवर्सिबल इंजरी होती है और सेल डेथ जो है वो कॉज हो जाती है नेक्रोसिस इत्यादि के रूप में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, जिसे हम लोग साधारण शब्दों में मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि इटियोलॉजी का मतलब होता है कि आपका जो भी बीमारी हो रही है, जो भी कंडीशन आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, उसका कॉज क्या है, वो इटियोलॉजी होगी। और क्या हो रहा है जब वो इटियोलॉजिकल फैक्टर आ रहे हैं, तो क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेप में आगे चल करके डिसीज जो है वो डेवलप हो रही है, उसी को पैथोजेनेसिस बोलते हैं या फिर मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हम सेल इंजरी का मैकेनिज्म अब देखेंगे। तो जितने भी फैक्टर्स अभी हमने आपको बताए स्टार्टिंग में, उन सभी फैक्टर्स के होने पर हमारे जो इंट्रासेलुलर बायोकेमिकल चेंजेस जो है वो सेल के अंदर आएंगे और जो सेल इंजरी को कॉज करेंगे। इसमें कुछ खास बातें होती हैं, कुछ अंडरलाइन जो है मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू सेल इंजरी जो है वो हमारे सामने निकल कर के आती है। जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा तो कुछ इसमें से चीज़ें ज़रूर होते हुए दिखाई देंगी। पहला, एटीपी डिप्लीशन, यानी कि एटीपी के प्रोडक्शन में आपकी कमी आएगी और ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो सकती है। इसके बाद जो है कैल्शियम होम्योस्टैटिस में भी बदलाव आता है, यानी कि अगर एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो कैल्शियम आयन जो है वो इंट्रासेलुलर
मतलब सेल के अंदर उनकी मात्रा जो है वो बढ़ेगी, और जिसकी वजह से जो होम्योस्टेसिस है यानी कि जो मेंटेनेंस है कैल्शियम आयन का या अदर आयंस का, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से सेल इंजरी जो है वो कॉज होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, कई बार रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फ्री रेडिकल्स इत्यादि के डिपोजिशन की वजह से ऐसा होता है, और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ जो है जो मेम्ब्रेन्स हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उनकी परमिबिलिटी इत्यादि पे भी चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से आयंस का या वाटर का जो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन इत्यादि हो रहा है या जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और अल्टीमेटली आपके सेल पे इंजरी होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू जो है सेल इंजरी हो सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके, यानी कि क्या हो रहा होगा अगर रिवर्सिबल इंजरी हो और क्या होगा अगर इरिवर्सिबल इंजरी हो, तो क्या किस किस स्टेप में चल करके हमारी सेल पर इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस या मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि जब थोड़े समय के लिए कोई भी ऐसी कंडीशंस हो रही हैं जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाए थोड़े समय के लिए हो, या ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक रही है या डिस्टर्ब हो रही है, थोड़े समय के लिए हो रही है, या कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किए थे उसमें से कोई भी इफेक्ट थोड़े समय के लिए अपना शो कर रहा है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इसका जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी वो थोड़े समय के बाद वापस से रिस्टोर हो जाएगी और अपना जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रक्चर या नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगी। यानी कि कुछ बायोकेमिकल और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमें देखने को मिलते हैं जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, और उनमें से कुछ को जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ। सबसे पहला होता है डिप्लीशन ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के प्रोडक्शन में कमी आना शुरू हो जाती है। एटीपी जो होता है वो हम सभी को मालूम है कि हमारे सभी सेलुलर फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, और ख़ास करके जो लिपिड का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन का जो टर्गिडिटी बनी हुई है या सेल मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, या सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी के स्रोत में एटीपी का प्रयोग किया जाता है। एटीपी बनाने का प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर है वो एरोबिक भी है और एनारोबिक प्रोसेस भी है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक बोलेंगे, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे एनारोबिक प्रोसेस बोलेंगे। एरोबिक प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा की जाती है, और एनारोबिक जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या ग्लाइकोलिसिस के थ्रू या ग्लूकोज ग्लाइकोजन के प्रोडक्शन के थ्रू किया जाता है। अब क्या होता है कि जब मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल ले लिया इस्केमिक कंडीशन का या हाइपोक्सिया की कंडीशन, यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो रही है। ऐसे कंडीशन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और जो ग्लूकोज वो दोनों ही इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई अगर कम होगी तो ऑक्सीजन तो ब्लड ही कैरी कर रहा है, साथ ही साथ ग्लूकोज का भी जो कैरिंग हो रही है वो भी हमारा ब्लड ही कर रहा होता है, तो दोनों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस आपके रुक सकते हैं या धीमे हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ एटीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कम होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम होती है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, लिपिड की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाती है, और ये सारी चीज़ें अगर कम हो रही हैं तो धीरे धीरे जो है वो सेल इंजरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई अगर है सिंपल जैसे हाइपोक्सिया के केस में है तो आरबीसी के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और जो है हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम आती है, लंग डिसीजेस की प्रॉब्लम आती है, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप में शुरू होना लगता है। नेक्स्ट दूसरा जो आपका चेंजेस आते हैं या जो बायोकेमिकल सीक्वेंसिंग है वो है हमारी इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडियोसिस एंड न्यूक्लियर क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना। देखिए क्या होता है, अगर ज़्यादा जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, और जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो एरोबिक प्रोसेस जो एटीपी का प्रोडक्शन का है वो अफेक्ट होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी या काम करना बंद कर देगी। अब जब इस तरीके से होता है तो एनारोबिक जो हमारा ग्लाइकोलिटिक पाथवेज के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कराती है, शरीर अपने आप सेल जो है वो ये प्रोसेस बढ़ा देगी, और इसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है आपके शरीर में से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन से ही जो है ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो है वो शुरू होता है, तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है वो कम होने लगेगा, और जब एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक पाथवे से एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और ये लैक्टिक एसिड बन करके सेल के अंदर एक्युमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। इससे क्या होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक एसिड है, इसी वजह से जब उसका डिपोजिशन होगा यानी वो इकट्ठा होने लगेगा, उसका एक्युमुलेशन होना शुरू करेगा,
तो वो इंट्रासेलुलर जो पीएच है उसको गिराना शुरू करेगा, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और आपको इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर एसिडियोसिस कॉज होने लगेगी। एसिडियोसिस मतलब एसिड का इकट्ठा होना या पीएच का नीचे गिरना। ठीक है, पीएच जो है वो अब 7 के नीचे जा रहा है और तेजी से नीचे जा रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए और जो प्रोटीन्स हैं उनके से जुड़ने की वजह से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर, वो आपस में क्लम्प करने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे क्योंकि वो एसिडिक पीएच में सही तरीके से काम नहीं कर पाते और धीरे धीरे जो है लाइसोसोम को रिलीज करना ये शुरू करेगा। ये पूरा प्रोसेस जब पीएच कम होगा तो लाइसोसोम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर आपके प्रोटियोलिटिक या डिफरेंट मेटाबॉलिक जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ों को गलाना या तोड़ने का काम शुरू कर देंगे और धीरे धीरे जो आपका सेल का है उसका सेल्फ डाइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी सेल के जो चीज़ें ऑर्गेनेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे और ये लाइसोसोम्स उन्हें ट्रिगर करके ख़त्म करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रोसेस हो सकता है जब एनारोबिक कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट तीसरा है हमारा इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लगातार फॉस्फोलिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई भी अगर कंडीशन हो, कोई भी इंजरी हो या कोई भी स्ट्रेस आए तो जो सेल है उसकी लगातार रिपेयरिंग होती रहे। बट जब भी एटीपी का प्रोडक्शन गिरता है, ये सारा कुछ एटीपी के प्रोडक्शन से ही लेना देना है इसका, जब भी एटीपी का प्रोडक्शन गिरेगा तो फैटी एसिड्स का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, रुकेगा और साथ ही साथ जो है फॉस्फोलिपिड का प्रोडक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, रुकेगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो एटीपीज हैं वही प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस इत्यादि में लगी होती हैं, तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो बनना कम हो जाएंगे। इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और फॉस्फोलिपिड ना बनने की वजह से या इनके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप के सही तरीके से ना काम करने की वजह से जो रेगुलेशन है डिफरेंट आयंस का, खास करके कैल्शियम आयन का, सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का, वो इफेक्ट होता है और इनकी जो मात्रा सेल के अंदर या सेल के बाहर होनी चाहिए उसकी होम्योस्टेसिस क्या हो जाती है, बिगड़ने लगती है। इसको हम इसी पार्ट में पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसके कुछ इफेक्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले हैं वो कुछ हैं, जैसे कि फेल्योर ऑफ, सबसे पहला सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस हम सभी जानते हैं, इसे हम आम बोलचाल की भाषा में सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के एक्सचेंज होने और इनके जो मात्रा है सेल के अंदर और सेल के बाहर उसको लगातार बनाने के काम में आता है, यानी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के काम में आता है। अब क्या हो रहा है कि जब एटीपी कम हो रही है तो ये पंप सही तरीके से अब काम नहीं कर पा रहा, सोडियम पोटेशियम पंप, और जिसकी वजह से जो सोडियम आयन है, जो इसका मेन काम है कि सोडियम आयन को ये क्या करता है, इनसाइड लेके आता है आउटसाइड से, और पोटेशियम आयन को आउटसाइड भेजता है फ्रॉम इन द साइड से। लेकिन लो एटीपी के प्रेजेंस में ये पंप इफेक्ट होगा, सोडियम आयन जो है वो अंदर ही रह जाएंगे और वो क्या होने लगेंगे, डिपॉजिट होने लगेंगे अंदर, एक्यूमुलेट होने लगेंगे अंदर, जबकि पोटेशियम आयन सेल के बाहर जो है वो डिपॉजिट होने लगेंगे। जब सेल के अंदर बहुत सारी मात्रा में सोडियम आयन एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो हमें मालूम है कि सोडियम पोटेशियम आयन जो है वो वाटर के रिटेंशन से भी रिलेटेड वर्क करते हैं। तो जब सोडियम आयन डिपॉजिट होगा तो वाटर जो होगा वो भी रिटेन होने लगेगा, इसका बाहर जाना रुकेगा, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा और स्वेलिंग जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में डिस्टरप्शन कॉज हो रहा है ड्यू टू द सोडियम आयन एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा वो होगा फेल्योर ऑफ कैल्शियम पंप। कैल्शियम जो है वो भी, कैल्शियम आयन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आयन्स हैं हमारे शरीर के अंदर और सेल के मेम्ब्रेन की जो क्या नाम है आपकी परमेबिलिटी वगैरह है उसको मेंटेन करने के काम में आते हैं। तो जब भी सोडियम आयन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा अंदर, जब एटीपी की कमी हो रही थी जैसा भी हमने कहा, तो ये क्या करेगा, इंट्रासेलुलर लेवल जो कैल्शियम आयन्स हैं उसको भी क्या करेगा, इफेक्ट करना शुरू कर देगा। बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम आयन भी अब बाहर नहीं जा पा रहा है और वो भी क्या होने लगेगा, आपके सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट या इकट्ठा होना शुरू कर जाएगा, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिवर्सिबल सेल डैमेज तक पहुंचना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपने वर्क को सही तरीके से अब नहीं कर पा रही है। अनदर इंपॉर्टेंट जो इवेंट होगा रिवर्सिबल सेल इंजरी में वो होता है हमारा डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम होती है। जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो क्या करता है कि जो ऑस्मोटिक बैलेंस है सेल का, जैसा भी हमने देखा इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, वो बिगड़ता है, जिसकी वजह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जो ऑपरेटस हैं उन दोनों में भी स्वेलिंग होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे भी वाटर डिपॉजिट
होने लगता है। इसकी वजह से जो राइबोसोम्स हैं जो कि ग्लैंडुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके होते हैं वो उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर राइबोसोम्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और धीरे धीरे जो है वो सेल जो है वो इंजरी की तरफ बढ़ेगी और अगर ये ज़्यादा देर तक रह गया तो ये इरिवर्सिबल इंजरी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आइए जितनी बातें अभी आपने देखी अगर उसको फ्लो डायग्राम में देख लें तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जब भी कभी रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर ब्लड सप्लाई जो है वो रुके या कम पहुंचे तो माइटोकॉन्ड्रियल जो ऑक्सीजनेशन है, जो भी हमने कहा एरोबिक जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। अब एटीपी के प्रोडक्शन के कम होने पर कुछ चीज़ें आपके सामने लगातार होने लगेंगी। एटीपी का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम आयन और कैल्शियम आयन का डिपोजिशन बढ़ेगा। इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सेल के अंदर, जबकि पोटेशियम आयन की जो मात्रा है वो सेल के बाहर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। अब इस इंट्रासेलुलर सोडियम आयन के बढ़ने की वजह से वाटर का डिपोजिशन या वाटर का एक्युमुलेशन सेल के अंदर शुरू होगा और सेल जो है वो स्वेल कर जाएगी और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये एटीपीएस पंप की एक्टिविटी कम हो जाए या एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाए या ये इस तरीके से एक्युमुलेशन हो तो क्या होता है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर डिप्लीशन शुरू होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए राइबोसोम्स अपना डिटैचमेंट कर देंगे, यानी वो वहाँ पर अब जुड़े नहीं रहेंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और लिपिड का जो डिपोजिशन है वो आपके सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एटीपी का प्रोडक्शन एरोबिक कंडीशंस के या माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीजनेशन के कम होने की वजह से कम होता है तो फिर क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि एनारोबिक जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। ग्लाइकोजन की मात्रा जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। लैक्टिक एसिड या लैक्टेट आयंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका डिपोजिशन शुरू होता है और पीएच जो है वो नीचे गिरता है, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं नेचर में, तो पीएच को क्या करेंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे या एसिडियोसिस कॉज करेंगे। इसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, उनमें क्लम्पिंग शुरू होगी, वो आपस में जुड़ने लगेंगे और वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और आगे चल करके न्यूक्लियस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सिंपल सा फ्लो डायग्राम है ऑफ द मैकेनिज्म या फिर पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी ये सारे इवेंट आपको होते हुए दिखाई देंगे या इन्हीं इवेंट्स की वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है। दूसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट वो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी और इसकी पैथोजेनेसिस और मैकेनिज्म के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जब भी ज़्यादा समय तक या जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोई कंडीशन ख़राब हो रही है या स्ट्रेस पड़ रहा है, जैसे कि आपका इस्कीमिक कंडीशन बहुत देर तक हो गई, हाइपोक्सिक कंडीशन जो है बहुत देर तक रह गई, यानी ऑक्सीजन की कमी बहुत देर तक हो गई, तो जो सेल है वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ बढ़ जाती है और उसमें जो चेंजेस आते हैं वो अब वापस से नॉर्मल नहीं किए जा सकते, यानी सेल डेथ या रिवर्सिबल डैमेज तक पहुंच जाती है बात। यानी कि ऑर्गन्स जो है, सेल के ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस इत्यादि है, उन सब का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। जब भी ऐसा होगा तो कहने का मतलब है कि सिंपल अगर हम कहें कि माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन है वो अगर रिवर्स नहीं हो पा रहा है, जब अगर सेल ऐसा नहीं कर पा रही है तो धीरे धीरे जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका डिसफंक्शन शुरू हो जाता है और इरिवर्सिबल डैमेज शुरू होता है, यानी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और सेल डेथ की तरफ जो है वो बढ़ जाती है। इस कंडीशन में यानी कि जो अभी तक आपने देखा, जो रिवर्सिबल में आपने देखा था, वही थोड़ा और लंबे समय तक बढ़ जाए या और आगे बढ़ जाए। एक फाइन सी लाइन है कि कहाँ तक, किस लेवल तक हमारा सेल जो है स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, चेंजेस को बर्दाश्त कर सकता है और एक के बाद जो है बर्दाश्त करना बंद कर देगा तो इरिवर्सिबल डैमेज जो है वो होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी कुछ बेसिक इवेंट शुरू होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स जो हो रहा है, जो कि हमने कहा था ना कि कैल्शियम आयन जो है वो डिपॉजिट होने लग रहा है ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर में बदलाव आने की वजह से, वो एक्सोसाइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है सेल के अंदर। कहने का मतलब जो एक्यूमुलेटेड इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल सेल के अंदर डैमेज करना शुरू कर सकते हैं और बहुत सारे जो है टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं सेल के अंदर, क्योंकि वो एक्टिवेट करने लगते हैं डिफरेंट लाइसोजाइम्स, जैसे कि हमारे
फॉस्फोलाइपेज एंजाइम्स हैं हमारे, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है, इन सभी एंजाइम्स को वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फॉस्फोलाइपेज है, इंडोन्यूक्लियस है, प्रोटीएज, ये डिफरेंट एक्शन शो करते हैं क्योंकि ये हमारे सेल के इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज करना शुरू करते हैं, उनका डिसोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। ये सब डैमेज करेंगे आपके स्ट्रक्चर, सेल के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे कि जो हमारा साइटोस्केलेटन है उसको ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि प्रोटीन उसके लिए ज़रूरत है और प्रोटीन नहीं बन रहा क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ दे रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो टूट रही है क्योंकि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीएज एंजाइम जो है वो अपना एक्शन शो कर रहे हैं और फॉस्फोलिपिड को नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोटीन को नहीं बनने दे रहे हैं। डीएनए इत्यादि को भी जो है इंडोन्यूक्लियस इत्यादि जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, उनका डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि कैल्शियम आयन के इंट्रासेलुलर डिपोजिशन की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं, उनका कुछ इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम है, नाम से ही पता चला है कि फॉस्फोलिपिड को तोड़ने का काम ये करेगा और ये मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं आपके जो सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है। फॉस्फोलिपिड्स हम सभी जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंस्टिट्यूएंट है। अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो जो मेन सेल की मेम्ब्रेन है उसकी जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जब भी ज़्यादा समय के लिए एटीपी का जनरेशन कम होता है, उसकी कमी हो जाती है, तो न्यू फॉस्फोलिपिड जो है वो भी फॉर्मेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। एक तो जो पहले से अवेलेबल था उसको फॉस्फोलाइपेज तोड़ रहा है और नया बन नहीं पा रहा क्योंकि एटीपी जनरेशन जो है वो रुका हुआ है और एटीपी जनरेशन अगर रुकेगा तो फॉस्फोलिपिड बनने में दिक्कत आएगी। हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी देखा था। दूसरा इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ने के काम में आ रहे हैं। ये जो है जो हमारा साइटोस्केलेटन है, जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वो तोड़ना शुरू करता है और जिसकी वजह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस जो है नाम से पता चला है कि इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और ये हमारे क्या नाम है न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे और जो न्यूक्लियस के प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये न्यूक्लियस में क्लम्प्स बनाते हैं, यानी आपस में उनको जोड़ना शुरू करते हैं। छोटे छोटे जो क्रोमैटिन्स हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर उनके फ्रैगमेंट्स को ये प्रोड्यूस करेगा। न्यूक्लियस के फ्रैगमेंट्स में टूटेंगे और धीरे धीरे करके आपका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो न्यूक्लियस को तोड़ने का काम करते हैं और ये सभी एक्टिवेट हो रहे हैं क्योंकि कैल्शियम आयन जो है वो डिपॉजिट हो रहा है और इनको एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो या कारण जो है वो ये है कि जब हमने कहा था कि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है या जो ऊपर अभी आपने देखा ब्रेकडाउन हो रही है, उसकी वजह से जो पीएच है सेल का वो लो हो जा रहा है और जिसकी वजह से लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज करता है इंट्रासेलुलर पीएच को और इसकी वजह से एक्टिवेट करता है या फिर रिलीज करता है लाइसोसोम्स को और लाइसोसोम्स से जो है वो कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, क्रिएटिनिन काइनेज, हाइड्रोलेजेज, डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोसाइडेजेस, फॉस्फोटेजेस, लाइपेजेस, एमाइलेजेस और कैप्टेसिन्स जैसे ढेर सारे एंजाइम्स को वो क्या करता है, रिलीज करता है। ये सभी जो हैं आपके सेल्स के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को, फॉस्फोलिपिड्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, सबको तोड़ना, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स को, इन सबको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इन सभी एंजाइम्स के एक्टिवेशन की वजह से आपके जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनका डाइजेशन शुरू हो जाता है और ये फाइगोसाइटिक इफेक्ट यानी सेल अपने आप को स्वयं खाना शुरू कर देती है और एक तरीके से आपकी सेल डेथ की तरफ या इरिवर्सिबल सेल इंजरी पर बढ़ जाती है। तो इसको भी अगर हम लोग फ्लो डायग्राम में, जैसे हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी का फ्लो डायग्राम देखा था, वैसे ही देखें तो जो इवेंट स्टार्टिंग में हो रहे थे बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी हो रहे हैं लेकिन लंबे समय के लिए हो रहे हैं। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी तब हो रही है जबकि आपके शरीर के अंदर हाइपोक्सिया या इस्कीमिया की कंडीशन यानी ऑक्सीजन कम होना या ब्लड सप्लाई में डिस्ट्रक्शन होना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, थोड़ा लंबे समय के लिए हो रहा है। तो इन दोनों की वजह से हमने देखा था कि एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाता है और उसकी वजह से दो मेन काम हो रहा है। एक तो पीएच जो है वो कम हो रहा है और दूसरा जो है आपका कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है, इंट्रासेलुलर अवेलेबिलिटी, वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज कर रही है, यानी कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। इन दोनों के यानी कि पीएच के कम होने से और कैल्शियम के डिपॉजिट होने से कुछ बातें होती हैं। मेन तो ये होता है कि एक्टिवेशन हो जाता है सेलुलर एंजाइम्स का, खास करके जैसे कि फॉस्फोलाइपेज का, प्रोटीएजेस का, इंडोन्यूक्लियस का, एटीपीएज एंजाइम का, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके एक्टिवेट होने से, जैसे कि फॉस्फोलाइपेज के एक्टिवेट होने से फॉस्फोलिपिड्स का डिक्रीजमेंट शुरू हो जाता है क्योंकि ये इनको क्या करता है, तोड़ता है।
प्रोटियोजेस के आने से जो मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स हैं उनका डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अगर ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स दोनों टूटेंगी तो जो आपका जो साइटोस्केलेटन है और जो मेम्ब्रेन है उसकी क्या होने लगेगी, डैमेज शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिल करके ही हमारे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे होते हैं। इंडोन्यूक्लियस भी एक्टिवेट हो रहा है तो ये न्यूक्लियस को डैमेज करेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। और एटीपीएस जो है वो प्रोटीन की जो मात्रा है उसको एटीपी की जो मात्रा है उसको क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। ये जब हो रहा है पीएच कम हो रहा है और कैल्शियम इन्फ्लक्स कम हो रहा है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल परमिबिलिटी को भी क्या करता है, अल्टर्ड करता है, क्योंकि वह यहाँ पर भी ये एंजाइम्स जो है एक्टिवेट हो रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से भी एटीपी की प्रोडक्शन कम होती है और सभी सेलुलर फंक्शंस जो हैं, नॉर्मल फंक्शंस, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और पूरी मेटाबॉलिज्म या पूरा जो उसका बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं धीरे धीरे वो सब रुकने लगती हैं और सेल जो है वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ बढ़ जाता है, यानी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे चेंजेस स्ट्रक्चर और फंक्शन में आ जाते हैं जिसे दोबारा से नॉर्मल नहीं किया जा सकता और इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज होती है और ये आगे बढ़ करके नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस तक जा सकती है। नेक्रोसिस हमने कहा था कि ये नॉर्मल सेल डेथ को हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं, इसका प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और एपोप्टोसिस जो होती है वो जेनेटिकली रेगुलेटेड कुछ जीन्स होते हैं जो कि सेल डेथ को कॉज कर सकते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर स्टेप्स जो है, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेप्स होती हैं जो कि सेल डेथ तक लेकर के सेल को पहुंचा देती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और हमने जैसे पिछले वाले टर्न पे जो हमने आपको एक वो सेल इंजरी का एक तरीका बताया था फ्लो डायग्राम के थ्रू, वो आपको याद रहना है कि नॉर्मल सेल है, अगर जो है स्टिमुलस या स्ट्रेस थोड़े समय के लिए आ रहा है तो एडॉप्टेशन हो जाएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा है या इंजीरियस स्टिमुलस है तो हमारी सेल इंजरी कॉज करता है। रिवर्सिबल है, अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, थोड़े समय के लिए है तो वो रिवर्सिबल है, वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर सेल इंजरी का जो सीवियरिटी है, यानी ये स्टिमुलस ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा देर तक के लिए आ रहा है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है। जैसे अभी मैंने कहा और कौन से स्टेप्स हो रहे हैं वो आपने देखा, जो कि आगे चल करके नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस में लेके जाता है, जो कि सेल डेथ कॉज करता है। ये आपको याद रखना होगा। और जो है ये प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ तक पहुँच रहा है नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस तक, वो आपने आज जो है समझने की कोशिश की। पिछले टर्न पे हमने एटियोलॉजी देखी थी, आज आपने मैकेनिज्म या पैथोजेनेसिस को समझा। पैथोजेनेसिस का मतलब ही मैकेनिज्म होता है। तो जितना आपके सिलेबस के हिसाब से मुझे बताना चाहिए उससे थोड़ा बहुत बढ़कर के ही मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, आपके कोई प्रश्न हो या आपके कोई कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।